नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से प्रदेश में मूंग की फसल के उपार्जन की सीमा बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन मंत्री मनसुख मांडविया से भी प्रदेश में वैक्सीन उपलब्ध कराने के साथ ही यूरिया और DAP की अधिक उपलब्धता को लेकर चर्चा की। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से खेलो इंडिया के तहत 23 स्थानों पर खेल अधोसंरचना के तहत निर्माण के लिए राशि की मांग की है। सीएम ने अनुराग ठाकुर को भोपाल के TT नगर स्टेडियम में बन रहे आधुनिक खेल परिसर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित भी किया है। मंत्रालय लगातार ये प्रयास कर रहा है किसानों की आय दुगनी हो। अभी मूंग भी तीसरी फसल है मध्य प्रदेश में। ये मूंग का उत्पादन जो हुआ है तीसरी फसल के रूप में, ये किसानों की आय दुगना करने के प्रयास है, जिसमें माननीय मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का तो नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, भरपूर सहयोग मिलता है और इसलिए किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में लगातार कदम उठ रहे हैं। दिसंबर तक 1,20,000 भी मिल जाए तो दूसरा डोज लगाने का हमारा काम हो जाएगा। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उत्पादन की क्योंकि मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को जो उपलब्ध है उनमें से मध्य प्रदेश की आवश्यकता देखते हुए वो डोज उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। बैठकों और मंथनों का दौर जारी है। कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने मोर्चा संभाला है, तो बीजेपी के लिए सरकार और संगठन के पदाधिकारी रणनीति बना रहे हैं। गुरुवार को कमलनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और उन्हें जीत का फॉर्मूला बताया, लेकिन दूसरी ओर खंडवा लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर खींचतान मचा हुआ है। 1000 एकड़ जमीन है, खेती में व्यस्त रहते हैं, तो राजनीति की खेती करो या खेत में खेती करो बराबर। ये कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा के बोल हैं। सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान तब आया जब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और PCC चीफ कमलनाथ पार्टी पदाधिकारियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट रहने के नुस्खे बता रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों और खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसके लिए कमलनाथ और मुकुल वासनिक चुनाव प्रभारियों और दावेदारों के साथ जीत के लिए मंथन कर रहे हैं। इधर खंडवा लोकसभा सीट के सबसे तगड़े दावेदार अरुण यादव का ही विरोध हो गया। असल में कांग्रेस का एक गुट नहीं चाहता कि अरुण यादव को खंडवा से दोबारा टिकट मिले। इसके लिए पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने दूसरे नामों की सिफारिश की। इस लिस्ट में कांग्रेस के नजदीकी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का भी नाम है। शेरा ने बुधवार को कमलनाथ से मिलकर अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा। हालांकि कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक का कहना है कि पार्टी मंथन करने के बाद जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी। कांग्रेस की तैयारी है तीनों विधानसभा के उपचुनाव को लेकर और लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी पूरी तैयारी चल रही है। वर्तमान में क्या स्थिति है, आगे में हमको क्या करने की आवश्यकता है, ये तमाम चीजों पर राय मशवरा करके आगे का रास्ता और तय करेंगे। टिकट के लिए मचे खींचतान के बावजूद कांग्रेस ने उपचुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि चुनाव जीतना है तो हवाबाज नेताओं से पार्टी को दूरी बनानी होगी। उन्होंने ये भी माना कि चुनाव के आखिरी 3 दिनों में पार्टी की हार हो जाती है, लिहाजा चुनाव के आखिरी 3 दिनों में कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। बैठक को संबोधित करते हुए मुकुल वासनिक ने कहा कि खंडवा के जरिए कांग्रेस दिल्ली का रास्ता तय करेगी। कांग्रेस की बैठकों पर बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, अब कांग्रेस के पास बैठक करने के अलावा कुछ बचा नहीं है कि उपचुनाव में कांग्रेस को ठीक ढंग से चंदा मिल सके, इसलिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं। उन्हें ना चुनाव से मतलब है, ना लोकतंत्र से मतलब है। उन्हें मालूम है कि इन चुनाव में वो बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। असल में कांग्रेस खंडवा लोकसभा को लिटमस टेस्ट मानकर जोर लगा रही है। कांग्रेस को लगता है कि खंडवा लोकसभा सीट के नतीजे 2024 में होने वाले आम चुनाव की पिक्चर क्लियर कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि उपचुनाव के लिए कमलनाथ ने जो जीत का फॉर्मूला दिया है, पार्टी उस पर कितना अमल कर पाती है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
जबलपुर को 8 नई फ्लाइट्स की सौगात मिली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई उड़ानों की शुरुआत को जबलपुर के लिए बड़ी सौगात बताया है। उन्होंने नई फ्लाइट्स का शेड्यूल ट्वीट करते हुए कहा कि 8 नई फ्लाइट्स की शुरुआत से जबलपुर के विकास को नई उड़ान मिलेगी। नई फ्लाइट से जबलपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और इंदौर तक एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें जबलपुर से दिल्ली, जबलपुर से मुंबई, जबलपुर से हैदराबाद और इंदौर तक दोनों तरफ की फ्लाइट चलाई जाएगी। निजी एयरलाइंस कंपनियां इन फ्लाइट्स का संचालन करेगी। तय शेड्यूल के मुताबिक 20 अगस्त से जबलपुर से दिल्ली और जबलपुर से मुंबई की फ्लाइट शुरू हो जाएगी, जबकि 28 अगस्त से जबलपुर से हैदराबाद और इंदौर की फ्लाइट का संचालन शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक सर्वे शुरू किया है। कांग्रेस इसके जरिए प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा जुटा रही है। कांग्रेस ने इसे आउटरीच प्रोग्राम का नाम दिया है, जिसके तहत हर ब्लॉक में 10 कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर्स बनाकर सर्वे का जिम्मा दिया है। सर्वे की जानकारी कांग्रेस नेतृत्व को दी जाएगी। आपको बता देंगे, कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है, इसलिए सच सामने लाने के लिए सर्वे कर रहे हैं ताकि लोगों को शासन की योजनाओं का फायदा मिल सके। कांग्रेस के इस सर्वे पर सीनियर बीजेपी लीडर और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का रचनात्मक कार्यों से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता कोरोना में लोगों की सेवा में लगा रहा। सरकार की कोशिशें लगातार बनी रही और सरकार की कोशिश से ही प्रदेश में कोरोना को काबू किया जा सका है। सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, कई जगह लग गए हैं। सभी हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने का काम हो रहा है, भोपाल में भी हो रहा है। और सरकार, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, पर होता है तो सरकार पूरी तरह से तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है और सरकार की कोशिश होगी कि कोई कठिनाई ना आए। जिला कमेटियों को निर्देश दिए कि वो घर घर जाएं, अपने गांव, कस्बे, क्षेत्र, मोहल्ले में जितनी भी मौतें कोरोना से हुई है उनकी पूरी बिंदुवार जानकारी, वो किस अस्पताल में भर्ती रहे, कितने दिन इलाज चला, कोविड पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, कैसे उनकी मृत्यु, सारी जानकारी हमने बिंदुवार मांगी और सभी हम जनता के बीच में रखेंगे। एमपी में भले ही वैक्सीनेशन ने रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हों, पर कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कर्मचारियों को कई बार लोगों का कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया, यानी कि लोगों को वैक्सीन तो लग गई पर उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसके चलते दूसरा डोज लगवाने जा रहे लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भोपाल में भी ऐसी कई शिकायतें स्वास्थ्य विभाग को मिली हैं। ऐसा ज्यादातर उन लोगों के साथ हुआ जिन्होंने शिविरों में वैक्सीन लगवाई थी। स्वास्थ्य विभाग की दलील है कि कैंप एसडीएम की निगरानी में लगाए गए थे, लिहाजा शिकायत भी उनसे ही करनी पड़ेगी क्योंकि वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा गया है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि अगर ऐसी कोई लापरवाही हो रही है तो इस बारे में जानकारी लेंगे। हमारी तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो, जिससे उन्हें सेकंड डोज में दिक्कत नहीं आए। यदि कहीं इस तरह की बात आई है तो उसको ठीक किया जाएगा। और वैक्सीनेशन के मामले में हमें इस बात की बहुत संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगातार हम सुखद रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदेश में यदि किसी विभाग में सर्वाधिक प्रतिनियुक्तियों और एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों का नाम आता है, वो नगरीय प्रशासन विभाग है। प्रदेश में 16 नगर निगमों समेत नगर पालिका और नगर परिषद में 407 नगरीय निकाय हैं, जहां सालों से 1867 अधिकारी कर्मचारी का एक ही स्थान पर वो सेवाएं दे रहे हैं। वहीं तंगहाल नगर निगम भोपाल भी 120 ऐसे कर्मचारियों का बोझ ढो रहा है जिनका मूल विभाग नगरीय विकास आवास विभाग नहीं है। नगर निगम ने हाल ही में 67 अधिकारियों को मूल विभाग भेजने संबंधित आदेश जारी किए हैं, लेकिन नगर निगम इन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखा पाया। सूत्रों के माने तो ऐसे ही हालात अन्य नगरीय निकायों में भी हैं। देख रहा हूं इस तरह के जो लोग हैं जो बरसों से जमे हुए हैं, और ऐसे लोगों की हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं और उनको हम हटाएंगे। एमपी में एक बार फिर बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम उद्योगों की शुरुआत हो रही है। सरकार का दावा है कि अगले 2 महीने में 40 जिलों में 2000 नए उद्योग शुरू करेंगे। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज योजना के जरिए प्रदेश में अपना उद्योग लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना आए, ये सुनिश्चित किया गया है।
सरकार का दावा है कि एक साल में 12 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने और ये सपना लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों से ही साकार हो सकता है। 2 महीने पहले 1891 MSME उद्योग शुरू किए गए थे, जिनके जरिए 4227 करोड़ के निवेश का दावा किया गया है। MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का कहना है कि कोरोना के बाद लोगों को रोजगार की जरूरत है। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। MSME डिपार्टमेंट बहुत तेजी से प्रयास कर रहा है। 2 माह पहले हमने 1891 नए उद्योग शुरू किए। अगले माह भी हम 2000 और नए उद्योग प्रदेश में शुरू करने वाले हैं। क्या किया है 15 साल में MSME के लिए? मध्य प्रदेश की जरा संख्या बता दें। जितने फिर डले नहीं उद्योग उससे ज्यादा बंद हो गए। 15 साल से आप जो है ये काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं बस, MSME कर देंगे, MSME कर देंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर में अलग अलग कर्मचारी संगठन एक दिन की हड़ताल पर रहे। इसके चलते RTO और तहसील कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर की जा रही इस हड़ताल को लेकर कई कर्मचारी संगठनों ने भी समर्थन दिया। इंदौर में भी कई अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इसके चलते RTO में भी कोई कामकाज नहीं हुआ। वहीं कलेक्टर कार्यालय में भी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने काम नहीं किया। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सभी कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पर जमा हुए और ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाने और पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वो जल्द ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमारी 3 मांगे थी, DA, हमारा एरियर, क्रमोन्नति। सरकार हमें झुंझुना बजा देती है, अब से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को मंजूर नहीं कर रही है। उसके बाद जैसा आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे, वो हमें बताएंगे तो हम कल से फिर हड़ताल करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पायलटिंग में लापरवाही पर निलंबित किए गए 9 पुलिसकर्मियों को SP ललित शाकिवार ने बहाल कर दिया है। दरअसल 20 जून को सिंधिया नई दिल्ली से ग्वालियर जा रहे थे। जिले की सीमा में उनके लिए पायलटिंग और फॉलो वाहन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन सिंधिया की कार की गति अधिक होने से पुलिस की गाड़ियां पिछड़ गई। इस चूक को गंभीरता से लेते हुए IG के निर्देश पर 9 पुलिस कर्मचारियों को 21 जून को सस्पेंड कर दिया गया था। SP कार्यालय से जारी आदेश में बहाल उन्हें कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक रघुराज कंसाना ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से पुलिस आरक्षकों को बहाल कराने के लिए पहल की थी और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने SP और IG को फोन कर सभी पुलिसकर्मियों को बहाल करने का निर्देश दिया है। हमारे 9 पुलिसकर्मी थे, वो दौरे के दौरान सस्पेंड हुए। वो मेरे पास आए थे, सारी बातें महाराज को अवगत कराई। उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने SP और IG को फ़ोन करके निर्देशित किया है। क्या लापरवाही प्रतीत हुई थी तो उसमें इनको निलंबित किया गया था पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, और उसके बाद इसमें जांच हुई है और जांच उपरांत उनकी जो चीज़ें आई हैं उसके आधार पर और उनके द्वारा भी समक्ष में अपनी बातें माननीय मंत्री जी को बताई गई हैं, तो उसके आधार पर जो है इनका निलंबन से बहाली हुई है। यूपी और हरियाणा की तर्ज पर भीम आर्मी मध्य प्रदेश में भी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने आज भीम आर्मी समेत कई संगठन प्रमुखों के साथ बैठक की। IBC 24 से बातचीत के दौरान विनय ने बताया कि प्रदेश में आरक्षित वर्गों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि OBC आरक्षण को लेकर भी राजनीतिक दलों की कथनी करनी में अंतर रहा है। भीम आर्मी ने प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग की है। आरक्षित वर्ग के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर चुनावी मैदान में भी भीम आर्मी उतर सकती है। लेकिन उसके बाद लाठियां मारना। देखिए, हक अधिकार आर्टिकल 340 जो है वो गवर्नमेंट को मुझे लगता है नहीं दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो उनको दिखना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि OBC की जो आर्थिक स्थिति है, जो शैक्षिक स्थिति है, उस पर विचार किया जाए, उसका सर्वे किया जाए। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहली तस्वीर रीवा की आपको दिखाएंगे, जहां संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ CMO अलख प्रकाश को आज लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के एवज में 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी। दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां लोकायुक्त पुलिस ने अतिक्रमण विभाग के दल
प्रभारी उमेश सोनी और ठेकाकर्मी पंकज केवट को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी अतिक्रमण प्रभारी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने की बात कहकर तोड़ने की धमकी दी। कार्रवाई से बचने के एवज में 25,000 की रिश्वत मांगी गई थी। पुरानी रंजिश को लेकर मेरा विवाद हुआ था मनगवा में, इलाहाबाद मोड़ में संजय गांधी भेज दिया गया। इसके बाद यहाँ अलग प्रकाश सिंह डॉक्टर थे ड्यूटी में, तो बोले कि आप 50,000 रुपये लाइए। मैं 10,000 रुपये ले चुका था और 10,000 रुपये आज लेते हुए गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथ। और डॉक्टर साहब ने मिंटू उसको 10,000 रुपये दिलवाए थे कि इनको दे दो। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ आ चुकी है और उसको हमने गिरफ्तार दोनों को कर लिया है। 10,000 की रिश्वत मैंने उनको दी। 3 फुट की ज़मीन थी, 1.5 फुट मैंने छोड़ दिए था और 1.5 फुट बोलते ये अतिक्रमण में टूट जाएगा आपका, तो उनके लिए रिश्वत मांग रहे थे। तो प्रार्थी द्वारा जो ठेकाकर्मी उसको पैसा दिया गया और उसने पैसा लेकर अपनी जेब में रख लिया। चूँकि रिकॉर्डिंग में उमेश सोनी की हुई थी और पैसा केवट के द्वारा लिया गया, इसलिए दोनों को, केवट को सह आरोपी और मुख्य आरोपी उमेश सोनी को आज बनाया गया। खरगोन में फुटबॉल की नेशनल खिलाड़ी रही भावना धनगर ने खेत में खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले भावना ने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें जिंदगी से परेशान होकर सुसाइड करने की बात लिखी थी। सुसाइड नोट मिलते ही जैतापुर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक भावना खुदकुशी कर चुकी थी। एसडीओपी रोहित अलावा ने बताया कि युवती के शव पर जलने के निशान मिले हैं। सुसाइड करने से पहले युवती ने इसकी जानकारी अपनी एक दोस्त को फोन पर दी थी। साथ ही सोशल मीडिया स्टेटस में भी इसका जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं पर इस केस की जांच कर रही है। विशेष उसमें सुसाइड नोट में नहीं है, वो अपने ज़िंदगी से परेशान वगैरह का उसने बताया है। अभी मामले की पड़ताल कर रहे हैं, परिवार वालों से और इनसे बातें करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। नरसिंहपुर में हाईटेक तरीके से गौ तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल एक ट्रक में मवेशियों को भरकर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। खास बात यह है कि ट्रक के आगे और पीछे आरोपियों की 2 कार चल रही थी, जो पायलट का काम कर रही थी, ताकि पुलिस की नज़रों से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही नरसिंहपुर की गौ रक्षा समिति के सदस्यों को इसकी भनक लगी, उनका पीछा किया, रोकने की कोशिश की, तो हथियारबंद तस्करों ने डराया, धमकाया। इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई। आरोपी ट्रक वहीं छोड़कर भागकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मवेशियों को अभिरक्षा में लेकर गौशाला भेज दिया है। संभावित तीसरी लहर की दहशत के बीच जबलपुर में खतरनाक डेंगू पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे में 17 मरीज मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बारिश का मौसम शुरू होने से लेकर अभी तक करीब 35 डेंगू के मरीज आ चुके हैं। नगर निगम कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों में व्यस्त था। यही वजह है कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के उपाय नहीं हो सके। अब नगर निगम की 18 टीमें प्रभावित इलाकों में जाकर दवा छिड़काव का काम कर रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमने अपनी टीमें, जो हमारी 9 टीमें काम कर रही थी, उसको हम बढ़ा रहे हैं। 18 टीम कर दे रहे हैं, जो घर घर जाकर लार्वा सर्वे करेंगी और स्पॉट पर ही लार्वा विनिष्टीकरण की कार्रवाई होगी। नगर निगम का भी हम सहयोग ले रहे हैं, जिससे वो फॉगिंग कराएं। ग्वालियर जिला प्रशासन ने शहर के 34 नर्सिंग कॉलेज को 30-30 ऑक्सीजन बेड तैयार करने के साथ ही डॉक्टर और स्टाफ की उपलब्धता को लेकर 30 दिन का टाइम दिया था, जो पूरा हो चुका है। प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के साथ ही कॉलेज भवन तोड़ने की कार्रवाई भी की बात कही गई थी। निरीक्षण के बाद सीएमएचओ ने इसमें से 9 कॉलेजों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। कॉलेजेस में हमने एसडीएम को लिस्ट दे दी है और कि जिन जिन कॉलेजों में फर्जीवाड़ा सामने आया उनके तोड़ने की कार्रवाई करें। एक एक करके हम टेकअप करते जाएंगे। अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा काम वो रुक गया था, उसको हम धीरे से आगे बढ़ा लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए खास हेल्पलाइन शुरू की। हेल्पलाइन के जरिए बच्चों को मुफ्त परामर्श दिया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में घर में रहने के चलते कई लोग मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। न केवल वयस्क बल्कि बच्चे भी लगातार घरों में रहने के कारण मानसिक तनाव झेल रहे हैं। स्कूल न जा पाने और अपने दोस्तों से न मिल पाने और दूसरी किसी भी गतिविधि में भाग न ले पाने के कारण बच्चों में तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये बात भी सामने आई है कि बच्चे परिजन से खुलकर अपनी परेशानियां नहीं बता पा रहे हैं।
कि हमने कोरोना काल में देखा है कि बहुत बड़ा एक पक्ष है जिसमें लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो ड्यूरिंग कोरोना भी हमने ये सुनिश्चित किया था कि हमारे सभी सरकारी अस्पताल में हम साइकाइट्रिस्ट के माध्यम से उनको डिप्रेशन से बाहर लेके आए, उनकी काउंसलिंग करें, और इसीलिए आगे भी थर्ड वेव यदि संभावित है तो उसके लिए भी इसकी पूरी कार्य योजना बनाई है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ आरटीएस के बैतूल के बोरी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया। वहीं वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर सीएम शिवराज ने अपना संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। सीएम ने कहा, वाइल्ड लाइफ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आपको बता दें कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगल में बाघों की दहाड़ गूंज रही है। जंगल में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है, जो पर्यटकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वाइल्ड लाइफ के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय देश का दूसरा ऐसा जू बन गया है जहां अब येलो, ब्लैक और व्हाइट टाइगर है। आज वर्ल्ड टाइगर डे है। इस मौके पर ब्लैक टाइगर को बाड़े में सैर करते देखा गया। आपको बता दें कि ब्लैक टाइगर को उड़ीसा के नंदन कानन जू से लाया गया है, जिसके आने के बाद इंदौर जू में तीनों रंग के टाइगर का कुनबा पूरा हो चुका है। जू में लगातार होने वाले एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नए नए वन्य प्राणियों को लाया जा रहा है। बहुत जल्द जेब्रा भी यहाँ देखने को मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक इंदौर जू में वन प्राणियों की संख्या में तेजी से इजाफा किया जा रहा है। अन्य चिड़ियाघर के मुकाबले यहाँ वन्य प्राणियों की ब्रीडिंग भी तेजी से होती है, जिसका फायदा एक्सचेंज प्रोग्राम में होता है। कहना होगा कि आने वाले दिनों में जू नए स्वरूप में नजर आएगा। इंदौर जू अब इंडिया में ऐसा नंबर 2 जू हो चुका है, जहाँ पर टाइगर के तीनों कलर वेरिएंट अवेलेबल है, जिसमें ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर जिसको बोलते हैं वो अवेलेबल है, वाइट टाइगर अवेलेबल है और नॉर्मल येलो कलर टाइगर भी अवेलेबल है। तो अपने आप में एक यूनिक कलेक्शन है हमारे जू का ये।